हेलो क्लास। तो आज हम नई लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है। एंशिएंट और मेडिवल मैंने अच्छे से कवर की और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हमने उनको अच्छे से चर्चा में लिया। तो आज से जो हम मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी लेक्चर सीरीज़ का जो है ये पहला टॉपिक होने जा रहा है। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज़ द यूरोपियन पेनिट्रेशन और यू कैन कॉल इट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो क्या हुआ, बात क्या बनी अगर हम देखेंगे 17th एंड 18th सेंचुरी में जो इंडिया है, it became a center of attraction for many European nations. So, being attracted to the potential of India, many Europeans like Portuguese, English, Dutch, French, they came to India in order to trade with India, and thus commercial relations were established with them. And if we will talk about these Europeans, the Portuguese were the first to reach the shores of India, and we are going to explore other dimensions, the navigational will of the Portugal and Spain in order to find the direct trade route in the sea, which will link them towards India and it will allow them to trade with India. So पहले मैं आपको थोड़े से बैकग्राउंड के ओर ले जाना चाहता हूँ। अगर हम देखेंगे कि जो यूरोपियन मार्केट था वहाँ पे इंडियन गुड्स की बहुत सारी डिमांड थी। ओके, सो इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। खासकर अगर हम मीट वहाँ पे ज़्यादा पकता था यूरोपियन नेशंस में, जिसकी वजह से स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि मीट को प्रिपेयर करने के लिए जो है स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। सो बाकी गुड्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कॉटन, फैब्रिक, ओके, सिल्क, प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस। सो इन सब गुड्स की जो है डिमांड थी। बट बात क्या बनी, कॉन्स्टेंटिनोपल जब ओटोमन एम्पायर के अंडर आया, मुस्लिम्स के अंडर आया, इसकी वजह से जो रेड सी का ट्रेड रूट, या अगर हम देखेंगे वहाँ कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी से जो निकलता हुआ ट्रेड रूट था वो मुस्लिम्स के अंडर में आया। इसकी वजह से जो इंडिया और यूरोप का जो लिंक था ट्रेड का वो यहाँ पे ब्रेक हमें देखने को मिलता है, उसको एक ब्रेक लग गई। और इसकी वजह से जो यूरोपियन नेशंस थे दे वांटेड टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट विच विल allow them to trade with India। तो इसी की खोज में हमें बहुत सारी नेविगेशनल एक्सप्लोरेशंस मिलती है। इसी आसना में हमें देखने को मिलता है जो यूरोपियन नेशंस थे लाइक स्पेन एंड पुर्तगाल अबाउट दैट टाइम, तो रोमन कैथोलिक स्टेट्स थे स्पेन के, पुर्तगाल और स्पेन। सो ये वेल इक्विप्ड थे, तो इन्होंने जो नेवल एक्सपीडिशंस थी वो स्टार्ट की। सो दे वांटेड टू फाइंड ए डायरेक्ट ट्रेड रूट, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड इन 1453 it led to the domination of the Muslim world over the European trade routes, and this led and emergence of the trade route, okay, to find a trade route which will link European nations to India। तो पहले जो हमें पुर्तगीज के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कौन से नेवल एक्सपीडिशन स्टार्ट किए। पहले ही अगर हम देखेंगे पुर्तगीज का जो किंग था दैट इज द प्रिंस हेनरी, उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये डिस्कस करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सपीडिशंस को देखेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स क्या रहे जो पुर्तगीज के एडवेंट को ड्राइव करते हैं। तो पहले ही हिस्टोरिकल और ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स पहला फैक्टर है। यूरोप और एशिया के बीच का जो ट्रेड था वो पुराना था, लेकिन 1453 में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल के फाल ने जो है लैंड और रेड सी ट्रेड रूट्स पर अरब और टर्किश मुस्लिम्स की मोनोपाली बांधी। इसकी वजह से जो यूरोपियंस का जो ट्रेड था उसको एक सेटबैक मिला। तो यूरोप का इंटरेस्ट एक ऐसे डायरेक्ट सी रूट में था जो अरब और टर्क का ट्रेड कंट्रोल खत्म करे। तो वो चाहते थे कि वो एक ऐसा रूट ढूंढे जिसकी वजह से वो इंडिया पहुंचे और जिसकी वजह से वो अपनी मोनोपाली बिठाए और जिसकी वजह से जो अरब्स और टर्कस का ट्रेड है वो उनकी मोनोपाली ब्रेक हो जाए। ओके, तो खासकर जो ट्रेड था स्पाइसेस जैसे महंगे और डिमांडेड गुड्स का ट्रेड था। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर्स। तो हिस्टोरिकल और ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बोला पहले से मौजूद ट्रेड था और ये चाहते थे कि वो एक ऐसा ट्रेड रूट खोजे जिसकी वजह से वो भी ट्रेड कर पाए। ओके, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अरब और टर्क जो है वो क्रिश्चियनिटी के ट्रेडिशनल दुश्मन थे और पुर्तगीज का मकसद उनको एक तरह से घायल करना था। तो पोप की हिमायत हमें देखने को मिलती है, वो हम आगे भी देखेंगे कि पोप ने 1453 में पुर्तगाल को परमिशन दी कि अफ्रीका से इंडिया तक नई जमीन एक्सप्लोर करे और लोकल लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे। अगर हम और एक फैक्टर देखेंगे दैट इज द रेनेसां का असर। रेनेसां के दौर में जो है नए आइडियाज और डिस्कवरीज में जो है इंटरेस्टेड हो गए थे। शिप बिल्डिंग, नेविगेशन और बाकी जो चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा तरक्की हमें देखने को मिलती है। सी रूट्स एक्सप्लोर करने में जो ये डिस्कवरीज थी, जो इक्विपमेंट्स आए थे वजूद में, तो उनको यूज करने का टाइम आया था अब। और एक फैक्टर अगर हमें देखने को मिलता है दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोप। मीट प्रिजर्व करने और खाने में टेस्ट के लिए जो है स्पाइसेस की डिमांड बढ़ गई थी। विंटर में कैटल को मारना पड़ता था और उसका जो मीट साल्ट से प्रिजर्व करना पड़ता था जो स्पाइसेस के बगैर बोरिंग लगता था। वैसे ही जो जीनूस और वेंशेनियस का ट्रेड है उनके लिए कंपटीशन चला था, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के फाल के बाद जो है पुर्तगाल और स्पेन की मदद करने में वो आगे आए। तो फैक्टर्स जो मैंने आपको बोला, फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोला हिस्टोरिकल और ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स थे, इनका हिस्टोरिकल रीजन था। रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था, रिलीजियस फैक्टर रहा, रेनेसां का असर पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी यूरोप में,
तो these were the factors which propelled the European nations to find the sea route which will help them to break the monopoly of Arabs and Turks. Okay, so they wanted to find the sea route, they wanted to find the trade route. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, ये मैंने अभी तक आपको फैक्टर्स बोले. अब हम अगर आते हैं पुर्तगीज का जो किंग है, द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इसको कहते हैं. तो इन्होंने शुरुआत की. ही वांटेड टू फाइंड a trade route which will link the Europe and the India, and which will allow them to trade with India and to break the monopoly of the Muslim world. तो उसी असना में है जो है 1453 में जो पोप निकोलस फिफ्थ था, उन्होंने पापल बुल जो है वो ग्रांट किया प्रिंस हेनरी को. इसके अंडर ये लिखा गया था कि प्रिंस हेनरी को इजाजत है चर्च की तरफ से, रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से, कि वो क्या करे, वो एक्सप्लोर करे, वो नई जमीन खोजे और क्रिश्चियनिटी को फैलाए. ओके, तो एक्सप्लोरेशन का जो राइट जो दिया गया, दैट इज अंडर द पापल बुल ऑफ 1453 व्हिच वाज गिवन बाय पोप निकोलस फिफ्थ टू प्रिंस हेनरी. इसको द नेविगेटर भी कहा जाता है. सो प्रिंस हेनरी वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ फाइंडिंग ए सी रूट टू इंडिया. तो यहाँ से खोज शुरू होती है, बट इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बट इक्वेटर भी पास नहीं कर पाए. उनके बाद जो पुर्तगीज का और एक किंग हमें देखने को मिलता है, अफोंसो फिफ्थ फ्रॉम 1438 टू 1481. इनके दौर में है जो इक्वेटर पुर्तगीज ने क्रॉस किया, लेकिन अभी तक भी ये इंडिया नहीं पहुंचे. येट दे डिडंट फाइंड द डायरेक्ट ट्रेड सी रूट. ओके, तो उनके बाद हमें देखने को मिलता है जॉन सेकंड के दौर में ही 1481 टू 1495 में जो क्या हुआ, इन्होंने हायर किया किसको, जॉन सेकंड ने हायर किया बार्थोलोमो डाइज को. बार्थोलोमो डाइज जो था उनको एक्सपीडिशन के लिए हायर किया टू एक्सप्लोर द साउथ ऑफ द वेस्ट. और सो बार्थोलोमो डाइज के दौर में ही जो है ये एक्सपीडिएट करता है, नेविगेट करता है. तो जब ये अफ्रीका के टिप के नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ क्या एक स्टॉर्म उठता है. ओके, उसकी वजह से ये फिर आगे पहुंचता है और केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी होती है इन 1487. ठीक, तो उसके बाद जो ये था डाइस था, इसने डिस्कवरी की केप ऑफ गुड होप की 1487. सो दिस वे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट वाज पॉसिबल टू नेविगेट अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका बाय सी. तो यहाँ तक हमें देखने को मिलता है. वहाँ से अगर हम स्पेन को देखेंगे, पुर्तगाल को हमने देखा, स्पेन जो है वहाँ पे हमें एक इटालियन नेविगेटर मिलता है, दैट इज कोलंबस. उसको एक आइडिया था कि अगर हम वेस्ट की तरफ से एक्सपीडिएट करेंगे तो हम सीधे इंडिया पहुंचेंगे. तो इसके आइडिया पे जो है स्पेन ने इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने एक्सपीडिशन स्टार्ट की. बट ये इंडिया पहुंचने के बावजूद ये दूसरी साइड पहुंचे जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स देखे और अमेरिका की खोज हमें देखने को मिलती है. तो ये सब तो हमने डिस्कस किया था किंग जॉन के अंडर जो डाइस ने है जो कैसे केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की. उसके बाद मैनुअल किंग आता है पुर्तगाल में, तो 1495 से 1521 इसका कार्यकाल रहा. इसके अंडर ही इन्होंने जो टास्क दिया एक्सपीडिशन का, नेवल एक्सपीडिशन का, किसको दिया, हु वाज द पर्सन, वो वास्को डा गामा था. वास्को डा गामा जो है 1497 में जो है ये क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं. और यही जो फुटप्रिंट्स थे ना डाइस के, वो फॉलो करते हैं, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं. और जब ये मोजाम्बिक को पहुंचते हैं, अफ्रीका जो एक जगह है वहां पे, तो वहां पे जब ये पहुंचते हैं तो वहां से ये देखते हैं बहुत सारे शिप्स जो इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं. ओके, तो वहां से ये हेल्प लेते हैं किसकी, अब्दुल माजिद की. वो इंडियन सीमैन होता है, तो इसकी हेल्प की वजह से ये कहाँ पहुंचता है, इंडिया पहुंचता है. तो 1498 में जो है वास्को डा गामा 3 शिप्स के साथ जो है कैलिकट पहुंचता है. और यहाँ पे जो स्टेटस होती है 11 स्टेटस होती है, चीरा स्टेटस, सक्सेसर स्टेटस, और उनमें जो है कैलिकट जो होता है केरला कोझिकोडे, वो एक स्टेट होती है. और इसका जो रूलर होता है वो उस टाइम होता है निदियारप्पू सुवारूपम. ओके, और इसी को जमोरिन कहते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट्स में. यहाँ पे जब ये पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये था यहाँ का किंग था कैलिकट का, ही वेलकम्ड वास्को डा गामा वार्मली एंड ग्रांटेड हिम द परमिशन टू ट्रेड विथ हिज डोमिनेंस विदाउट एनी रेस्ट्रेंट्स. ओके, बट यहाँ पे पहले ही जो है हमें अरब्स की मोनोपाली देखने को मिल रही थी, क्योंकि अरब्स यहाँ पे पहले से ट्रेड कर रहे थे. आपको अरेबियन सी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और ये पहले से यहाँ थे. तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन वास्को डा गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच. सो अरब ट्रेडर्स और इनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है थोड़ा सा. बट यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है कि जो वास्को डा गामा है वो 3 मंथ से यहाँ पे रहता है और ये गुड्स लेता है और पुर्तगाल की तरफ मूव करता है. 3 मंथ्स के बाद जब ये पुर्तगाल पहुंचता है, 3 मंथ्स के बाद जब ये मूव करता है, तो जो भी इसको खर्चा आया था ना, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक, कैलिकट पहुंचने के लिए, तो इसने 60 टाइम्स अर्न किया. ठीक है, जो भी इसको खर्चा आया था एक्सपीडिशन का वहां तक, उससे 60 गुना ज्यादा इसको प्रॉफिट मिला. किस पे, जो इसने वहां से गुड्स लाए थे, इंडिया से लाए थे स्पाइसेस या बाकी गुड्स. ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और जो मैनुअल फर्स्ट है, जो किंग था पुर्तगाल का, उसने क्या किया, उसने बोला कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी ट्रेड नहीं करने जाएगी इंडिया. इट शुड बी अंडर द क्लच, इट शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट एंड द ट्रेड शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट. ओके, तो उसके बाद जो मैनुअल फर्स्ट है वो एक फ्लीट को भेजता है अंडर द पुर्तगीज जो बंदा होता है, हिज नेम इज पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल. तो पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल को भेजा जाता है इंडिया फ्लीट के साथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मैनुअल फर्स्ट. ये इनको भेजता है. तो यहाँ पे पहुंचने के बाद, फ्लीट के साथ पहुंचने के बाद, यहाँ इनका क्लैश फिर से अरब ट्रेडर्स के साथ होता है.
और एक थोड़ी-सी वायलेंस हमें देखने को मिलती है। बट जो कैब्रल होता है ये इसके जो यहाँ कैलिकट का राजा था ना ज़ैमरिन, उसके खिलाफ भी ये मतलब हथियार उठाता है, फाइन। बट इसी असना में जो है 1501 में जो है ये कैब्रल वापस जाता है और उसके बाद वास्को ड गामा का हमें सेकंड एक्सपीडिशन मिलता है 1502 में। 25 शिप्स के साथ वास्को ने वापस आकर ज़ैमरिन से डिमांड की कि मुस्लिम मर्चेंट्स को कैलिकट से निकाला जाए और जो ज़ैमरिन ने मना कर दिया। इसका जवाब जो है वास्को ने क्या किया, ब्रूटल असाल्ट और कैलिकट बम्बार्ड करने से दिया। तो ये उनकी मेडिटेरियन ट्रेड वार टैक्टिक्स थी और यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती फोर्ट्स बनाए, किसने, वास्को ड गामा ने। ओके, इन्होंने जबरदस्ती फोर्ट्स बनाए कैनोर में, कोचिन में, कैलिकट में और इस राजा जो यहाँ था इनकी पॉलिसी के खिलाफ गए, तो इनको दिखाया कि पुर्तगीज में भी दम है। यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ। मतलब अगर हम अभी तक का ट्रेड देखेंगे ना, यहाँ पे एशियन फिलॉसफी चलती थी ट्रेड में। क्या था अभी तक कि ट्रेड जो था एशिया में जो है सेंचुरीज से ओपन ट्रेड का सिस्टम था, जिसमें जो है कंपटीशन तो था लेकिन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। सो दिस इज वाज द एशियन ट्रेड फिलॉसफी which was in play in this एरिया। ओके, तो उसके बाद हमें जब पुर्तगीज का आना हो गया तो हमें एक मोनोपॉली फिलॉसफी देखने को मिलती है। दैट इज द मोनोपॉली फिलॉसफिकल अप्रोच, द पुर्तगीज मोनोपॉली अप्रोच, कि जो ट्रेड है इसके साथ जो है मिलिट्री भी हमें देखने को मिलती है और मोनोपॉली मेंटेन करने के लिए जो है ये फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। अभी तक ऐसा नहीं था कि आर्म्स लेके या नेवल और मिलिट्री फोर्स लेके ट्रेड किया जाए, तो ये हमें पुर्तगीज के टाइम से देखने को मिलता है। अभी तक जो भी हमने इवेंट्स डिस्कस किए उनकी समरी लेते हैं। मैंने आपको बोला था 1453 में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू टर्कस। इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा कि यूरोप के ट्रेड रूट्स मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गए। 1498 में जो है वास्को ड गामा जो है ही लैंडेड इन कैलिकट और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, यूरोपियन एशियन डायरेक्ट ट्रेड का आगाज हो गया। 1502 में वास्को ड गामा रिटर्न विद 25 शिप्स, इसका जो है सेकंड एक्सपीडिशन हमें देखने को मिलता है और ज़ैमरिन से राइवलरी और मिलिट्री एग्रेशन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। और 1503 में जो है पुर्तगीज फोर्ट्स हमें कोचिन कोलिन में देखने को मिलते हैं और हमें इनकी मोनोपाली देखने को मिलती है इंडियन ओशन में। तो उसके बाद जो अगर हम देखेंगे उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पुर्तगीज के गवर्नर्स का जो है ज़माना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो है वास्को ड गामा रिटर्न होता है 1502 में, जब ये वहाँ पे फोर्ट्स बनाता है तो ये बाद में वापस जाता है 1503 में। 1503 में जब ये वापस जाता है तो जो मैनुअल वहाँ का किंग होता है पुर्तगीज में, वो कहता है कि अब जो भी यहाँ पे सेटलमेंट्स है, पुर्तगीज सेटलमेंट्स है, वहाँ अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए हमें एक रेसिडेंट को अपॉइंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है पुर्तगाल की साइड से। मैनुअल किसको अपॉइंट करता है, उसका नाम क्या है, ही वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया एंड इसका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। और 1505 से लेके 1509 तक इसका जो है ये रहता है, टर्म रहती है। ओके, तो यहाँ पे जब ये आता है, ये क्या करता है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, जब ये इंडिया पहुंचता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है अपनी पॉलिसी, दैट इज द ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा जो है उन्होंने एक पावरफुल नेवी के जरिए इंडियन ओशन पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया। उसकी सोच थी कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा कंट्रोल है तब तक इंडिया तुम्हारा होगा। तो इन्होंने बहुत फोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट की अल्मीडा ने। इन्होंने अंजीवेडा आइलैंड पे फोर्ट बनाया, कैनोर पे, कोचिन पे, कोलिन पे इसने फोर्ट्स बनाने का एम रखा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड इंपैक्ट हो रहा था। ओके, अरब ट्रेडर्स भी इंपैक्ट हो रहे थे और यहाँ पे हमें जो इजिप्ट का सुल्तान था उसका ट्रेड भी इंपैक्ट हो रहा था। यहाँ पे जो गुजरात का ट्रेड था वो भी इंपैक्ट हो रहा था, क्योंकि दूसरी साइड से अब ट्रेड होना स्टार्ट हो रहा था। और कैलिकट जो ज़ैमरिन था वो तो उस पर तो पुर्तगीज का दबदबा था ही। तो वास्को ड गामा ने जो है उसके एरिया में बम्बार्डमेंट करके फोर्ट्स को एस्टैब्लिश किए थे और इसको दिखाया था कि हम में भी दम है। अल्मीडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, ये क्या करता था कि यहाँ से जो भी ट्रेड होता था ना इंडियन ओशन से, ओके, इंडियन ओशन से जो पुर्तगीज जो भी ट्रेड होता था, जो भी शिप आती थी उसको चार्जेस देने पड़ते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया था और यहाँ पे अपनी डोमिनेंस को मेंटेन किया था। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उठता है बिटवीन फ्रांसिस्को अमंग द फ्रांसिस्को अल्मीडा एंड इजिप्ट, सुल्तान ऑफ इजिप्ट, अरब ट्रेडर्स, कैलिकट का जो ज़ामोरिन बादशाह था, और गुजरात में उस टाइम जो रूलर था वो मोहम्मद बेगरा था। तो जो फ्रांसिस द अल्मीडा है उसने अरब्स और कैलिकट का जो ज़ामोरिन है उसको तो ईजिली डिफीट किया। बाद में जो सुल्तान महमूद बेगरा है उसको भी डिफीट किया और जो ममलुक सुल्तान है इजिप्ट का उसको भी डिफीट किया। 1507 में जो है पुर्तगीज ने डिफीट किया इनको, दैट इज द नेवल बैटल ऑफ ड्यू। ओके, तो यहाँ पे इनको डिफीट किया जाता है और बाद में एक ट्रीटी साइन होती है इसके बीच में, जो इजिप्ट का सुल्तान है इसमें और पुर्तगीज के बीच में, और यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। तो फ्रांसिस द अल्मीडा जो है इन्होंने इनको हराकर जो है पुर्तगीज नेवल पावर को क्लेम किया। उसके बाद हमें और एक गवर्नर देखने को मिलता है पुर्तगीज का, दैट इज द अल्बकरक्यू। अल्बकरक्यू हमें 1509 से लेके 1515 तक मिलता है।
अल-बकरकू को असली फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज पावर का इन इंडिया। ओके, तो मैंने आपको स्करीन बोला फ्रॉम 59 टू 1515। तो इसको असली फाउंडर माना जाता है। उसने सिर्फ नेवी नहीं बल्कि फोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एरियाज पर कंट्रोल करने की पॉलिसी अपनाई। तो इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। तो गोवा 1510 में सुल्ताना बीजापुर से जो है गोवा को छीन कर जो है पुर्तगीज का पहला मेजर फुट होल्ड इन्होंने बनाया। मलक्का जो है साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल के लिए जो है इन्होंने मलक्का पोर्ट को भी कैप्चर किया और बहुत सारे फोर्ट्स इसने बनाए। कोलंबो श्रीलंका में, ओके, समुद्रा में इसने जो है पोर्ट्स बनाए। जो अल-बकरकू है इसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द परमिट सिस्टम, जिसमें दूसरी शिप्स को पुर्तगीज से परमिट लेना पड़ता था। तो इसने कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए जो पुर्तगीज है उनको बोला कि आप यहाँ की औरतों से शादी करो, इंडिया की औरतों से, ताकि यहाँ पे हम अपनी सेटलमेंट और पॉपुलेशन को बढ़ा सके। ओके, इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। सती प्रथा को खत्म करने का एक रिमार्केबल सोशल रिफॉर्म भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको अभी बोला था कि इसके जो गोवा है वो छीना था आदिल शाही डायनास्टी, जो बीजापुर का की सल्तनत थी, उनसे 1510 में जो है ये किया था। तो ये सब हमने देखा था अल-बकरकू में। इसने बहुत सारे फोर्ट्स भी बनाए थे। मलक्का पोर्ट, मैंने आपको कोलंबा सुमुत्रा, वहां से इसने फोर्ट्स बहुत सारे बनाए। बाकी इसने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। इसने ओमरज आइलैंड पे जो कंट्रोल है वहां पर्शियन ग्रुप तक, वहां तक इसका कंट्रोल था अल-बकरकू का। ओके, और यहाँ पे जो माउथ है जो है रेड सी का, वहां तक इसने जो है अपनी डोमिनेंस को दर्शाया। फाइन। अल-बकरकू के टाइम पे जो है जो इंडियन ओशन है वहां पे हमें जो है पुर्तगीज की बहुत ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलती है। फाइन। तो अल-बकरकू के बाद हमें और एक रूलर मिलता है फ्रॉम गवर्नर मिलता है, पुर्तगाल का गवर्नर इंडिया में, दैट इज नीनो द चूना, फ्रॉम 1529 टू 1538। उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने रूल में पुर्तगीज इन्फ्लुएंस को गुजरात और बंगाल तक बढ़ा दिया। उसने कोचिन से गोवा तक अपने हेडक्वार्टर्स शिफ्ट किए और इंपॉर्टेंट एरियाज ऑक्यूपाई किए। दमान 1531 में इसने एक्योर किया, बम्बई 1534, बैसिन 1534, ड्यू 1535 में इन्होंने ये सारी टेरिटरीज को एक्योर किया। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहादुर शाह से इनिशियली जो है जहाँ पे हमें देखने को मिलता था कि जो हुमायूं था उसकी और बहादुर शाह की जो है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो हमने शेर खान के टाइम पे देखा था, ये ना जब बैटल ऑफ कन्नौज देखा था हमने, बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं के टाइम पे। तो जो बहादुर शाह था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प मांगी थी इनसे पुर्तगीज से, और उसके बदले में क्या हुआ, बहादुर शाह की इसी चीज में इनकी मौत भी होती है। इन्होंने पुर्तगीज से मदद ली अगेंस्ट स्मगलर्स, मगर लेटर उनका रिलेशनशिप खराब हो गया पुर्तगीज की वजह से, और बहादुर शाह की मौत एक शिप में हो गई। उनको पुर्तगीज ने उनको बुलाया और बाद में शिप से धक्का दिया और समंदर में फेंका। और इसी जो है बहादुर शाह जो है इन्होंने ही इनको टेरिटरीज दी थी, जो ड्यू की टेरिटरी थी ना, तो ट्रीटी ऑफ बैसिन जो थी, तो वो बहादुर शाह ने ही इनको दी थी। बाद में बहादुर शाह चाहते थे कि दे वांटेड टू रीऑर्गेनाइज द ट्रीटी, तो उसको पुर्तगीज ने इन्विटेशन भेजा, बोला कोई बात नहीं, बातचीत करेंगे, आ जाओ आप शिप पे। तो बहादुर शाह वहां जाता है तो इसको धक्का देके समंदर में फेंका जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा, तो यहाँ तक हमने देखे जो भी पुर्तगीज के गवर्नर्स थे उनके अंडर कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। हमने फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को देखा, अल-बकरकू को देखा, हमने नीनो द चूना को देखा, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने अच्छे से प्राप्त की। तो अब हम इस सब की समरी लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि 1505 में जो है फ्रांसिस द अल्मीडा ही वाज अपॉइंटेड और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए। 59 में जो है पुर्तगीज विक्ट्री हुई नेवल बैटल में और सुप्रीमेसी इनके इंडियन ओशन में देखने को मिली। हमने डिस्कस किया था 1510 में जो है गोवा कैप्चर किया था अल-बकरकू ने और पुर्तगीज पावर वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 1515 में क्या हुआ, अल-बकरकू ने रिफॉर्म्स बहुत सारे किए। फोर्ट्स परमिट सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ सती देखने को हमें मिलता है। 1534 में हमें नीनो द चूना एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बाइसिन एंड बम्बई को एक्वायर किया गया। और 1534 में जो है हमें बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन ऑटोमन टर्क्स एंड द पुर्तगीज की विक्ट्री हो गई और इट एंश्योर्ड द स्ट्रॉन्गर पोजीशन ऑन द ट्रेड। ओके, उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से की फैक्टर्स रहे जिन्होंने फेवर किया पुर्तगीज सुप्रीमेसी को। ओके, तो व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स। ओके, व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर पुर्तगीज इन इंडिया एंड बियॉन्ड। फाइन। तो पहले ही पुर्तगीज को एक डोमिनेंट ट्रेडिंग पावर बनाने में किन फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। पहले ही जो फैक्टर है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया उस वक्त जो है पॉलिटिकली डिवाइडेड थी। नॉर्दर्न इंडिया में जो है छोटी छोटी रियासतें थी जो एक दूसरे से लड़ाई में लगी रहती थी। सिर्फ गुजरात जो मोहम्मद बेगरा के अंडर था एक स्ट्रॉन्ग पावर था, लेकिन डेक्कन रीजन में जो है बहमनी सल्तनत भी टूट रहा था, छोटी स्टेटस थी। तो इस फ्रेगमेंटेशन का फायदा पुर्तगीज ने उठाया। दूसरा फैक्टर क्या था, नेवल स्ट्रेंथ का खालीपन। इंडिया रूलर्स के पास जो है कोई प्रॉपर नेवी नहीं थी, ना उन्होंने कभी अपनी मैरीटाइम स्ट्रेंथ बनाने का सोचा। पुर्तगीज के पास जो है एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज था क्योंकि उनका फोकस सी पावर पे ज्यादा था। तीसरा अगर हम फैक्टर देखेंगे, चाइनीज शिप्स का डिक्लाइन देखने को मिलता है। चाइना का एम्परर जो है उन्होंने एक इंपीरियल जो है फरमान पास किया कि जो उनकी शिप्स को ज्यादा दूर ट्रेवल करने से रोकता था। इस वजह से चाइनीज शिप्स इंडियन ओशन की ट्रेड से बाहर हो गई थी, यानी एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो है खुद ही पीछे हो गया था। फोर्थ रीजन जो है पुर्तगीज शिप्स की जो है सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। पुर्तगीज
शिप्स जो है काफ़ी एडवांस्ड थी, उनके पास जो है बहुत स्ट्रॉन्गर हल्स थे जो शिप को लगते हैं। तो इन शिप्स में जो है कैनॉन्स भी लगाए गए थे जो इंडो अरब शिप्स के पास नहीं थे। और लातीन सेल्स की वजह से जो है पुर्तगीज शिप्स को विंड के अगेंस्ट भी चलना आसान था, जबकि इंडियन शिप्स स्लो और हैवी थी, यानी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एज पुर्तगीज के पास था। पांचवा फैक्टर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज डिटर्मिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन। पुर्तगीज सेलर्स काफी डिटरमाइनड थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, जबकि इंडियन रूलर जो है और मर्चेंट जो है उनका फोकस जो है ज्यादातर लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पे था। अरब मर्चेंट्स के पास जो है यूनिटी और कोऑर्डिनेशन की कमी थी जो पुर्तगीज के अगेंस्ट जाने के लिए जरूरी थी। छठा अगर हम देखेंगे फैक्टर दैट इज इंडियन रूलर्स की जो अनइंटरेस्ट था नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स में। इंडियन रूलर्स ने पुर्तगीज के नेवल डोमिनेंस को एक पॉलिटिकल थ्रेट नहीं समझा। उनका सोचना था कि ये एक मेनलैंड पावर को इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पुर्तगीज के अगेंस्ट नेवल वार करने का रिस्की और एक्सपेंसिव स्टेप लेने से बचना पसंद किया। और ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज को एज मिली। फाइन, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो पुर्तगीज है वो डोमिनेंट पावर उभर के आया। ओके, अब हम इंपैक्ट देखेंगे कि इंपैक्ट ऑफ द पुर्तगीज ऑन द इंडियन ट्रेड, क्या इंपैक्ट पड़ा। जब पुर्तगीज इंडिया आए तो उनका प्रभाव इंडियन ट्रेड पर काफी गहरा था। इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो पूरी दुनिया के ट्रेड डायनामिक्स को बदल कर रख दिया इसने। ओके, सबसे पहले उन्होंने जो है अनआर्मर्ड सी ट्रेड को खत्म कर दिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो भी मैं चीजें बोलूंगा इनको बाय हार्ट याद रखिएगा। पहला जो मैंने आपको अभी बोला था कुछ टाइम पहले, पुर्तगीज फिलॉसफी, मोनोपोलिक फिलॉसफी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अनआर्मर्ड सी ट्रेड को खत्म कर दिया और अपनी जो आर्मर्ड सी ट्रेड को शुरू किया। ये ट्रेड जो पहले खुले समंदर में होता था, अब पुर्तगीज के कंट्रोल में था, जो बाकी मर्चेंट्स को थ्रेटन करते थे और उनके माल और शिप्स को कॉन्फिस्केट कर लेते थे। इन्होंने कार्टर सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। 1502 में जो है वास्को ड गामा ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कार्टर सिस्टम कहा जाता है। ये एक तरह का जो है सी पास था जो पुर्तगीज अथॉरिटी द्वारा दिया जाता था। कार्टर्स उन शिप्स को दिया जाता था जो पुर्तगीज के अथॉराइज्ड ट्रेडिंग रूट्स पर ट्रैवल करते थे। अगर किसी शिप के पास ये नहीं होता था तो उसे अटैक करना या कॉन्फिस्केट करना जस्टिफाइड था। और एक चीज हमें देखने को मिलती है पुर्तगीज की ट्रेड मोनोपोली। ओके, पुर्तगीज जो है उन्होंने अपनी मोनोपोली ट्रेड को एनफोर्स करने के लिए हर तरीका अपनाया और उन्होंने कहा कि जो भी स्पाइसेस, ड्रग्स, डाइस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आर्म्स और हार्सेस जो है उनका ट्रेड करने की कोशिश करेगा उसको पुर्तगीज से परमिशन लेनी होगी। ये ट्रेड आइटम्स सिर्फ पुर्तगीज के कंट्रोल में थे और अगर कोई मर्चेंट इन चीजों का ट्रेड करता तो बिना पुर्तगीज के परमिट के तो उसकी शिप को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था। तो कार्टर सिस्टम की पुलिसिंग जो है, ये सिस्टम जो है सिर्फ पास देने तक नहीं रुकता था, बल्कि पुर्तगीज अपने शिप्स को भी हर शिप की पुलिसिंग करने के लिए भेजते थे। अगर कोई शिप जो है जो बैनर्ड गुड्स कैरी कर रहा होता था या अगर उन्होंने पुर्तगीज ऑफिसर्स को अपने गुड्स दिखाने से मना किया होता था तो उन्हें वार प्राइज के तौर पर कैप्चर कर लिया जाता था और जो भी लोग शिप पर होते थे उन्हें गुलाम बनाया जाता था। ओके, और एक जो इम्पैक्ट पड़ा दैट इज मोनोपोली ऑफ द ट्रेड। जब पुर्तगीज आए तो तब इंडियन जो पोर्ट्स है उस पर हर जगह जो है डिफरेंट मर्चेंट्स जो थे पूरे वर्ल्ड से बिजनेस कर रहे थे। कालीकट एक ऐसा पोर्ट था जहां मक्का, इजिप्ट, पर्शिया, चाइना वहां से मर्चेंट्स आते थे, लेकिन पुर्तगीज के आने के बाद जो है उन्होंने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरे मर्चेंट्स को अपनी ट्रेड से दूर कर दिया। ये एक मेजर चेंज था जिसमें इंडियन रूलर्स और मर्चेंट्स को है पुर्तगीज के ऑर्डर्स के अनुसार ट्रेड करने की मजबूरी थी। हमें और एक चेंज देखने को मिलती है दैट इज इंडियन रूलर्स और मर्चेंट्स का रेस्पॉन्स जो है वो एक एज ए चेंज भी हम ले सकते हैं। तो जब पुर्तगीज अपनी मोनोपोली इंपोज कर रहे थे तब इंडियन रूलर्स जैसे जैमुरीन ऑफ कालीकट या नीलम शाह अहमदनगर और किंग्स जो कैनोर के थे उन्होंने अपनी शिप्स को सेंड करने के लिए पुर्तगीज से पास लेना स्टार्ट किया, लेकिन कई बार ये शिप्स पुर्तगीज के बनाए गए मोनोपोली आइटम्स को कैरी कर रही होती थी और ये इलीगल समझा जाता था। ओके, तो यहाँ अपने ही मतलब टेरिटरी में जो किंग्स थे वो पुर्तगीज से इतना डरते थे। सो दिस वाज द पॉलिटिकल इंपैक्ट। ओके, तो पुर्तगीज का मोनोपोली ट्रेड कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। तो गुजरातीज, अरब्स या मालाबार कोस्ट के रूलर्स अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को पुर्तगीज के जो है उनके लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी कंटिन्यू करते थे। इससे पुर्तगीज को ज्यादा लॉस लैंड पर हो रहा था क्योंकि जो मर्चेंट्स जो है उनसे ट्रेड नहीं कर रहे थे उन्हें अपनी गवर्नमेंट से प्रेशर डाला जाता था और बाद में जो है मेजर्स लिए जाते थे। पुर्तगीज को जो है अपने जो इनका जो ये मोनोपोली का ट्रेड था ना, ये कंट्रोल था, उसको एनफोर्स करने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो है एडन को कैप्चर किया था, रेड सी के एंट्री पॉइंट जो था वहां तक हमें इनकी मोनोपोली देखने को मिलती थी। और जब टर्कस ने इजिप्ट और अरबिया पर कंट्रोल किया तो पुर्तगीज को अपने ट्रेड रूट्स ब्लॉक करने में मुश्किल होती थी। तो पुर्तगीज का कंट्रोल स्पाइस आइलैंड्स तक भी वीक हो गया था जो हमें इंडोनेशिया की तरफ देखने को मिलते हैं। और जावानीज और सुल्तान ऑफ एचिन जैसे रूलर्स ने पुर्तगीज के अगेंस्ट नेवल पावर का यूज करके अपना अपोजिशन बढ़ाया। तो कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि पुर्तगीज का कंट्रोल जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सका। उनके कार्टर सिस्टम को एनफोर्स करना उनके लिए चैलेंजिंग हो गया। सो एज द डच और इंग्लिश जो है पावर्स उसके बाद हमें देखने को मिलती है, उन्होंने भी इनको चैलेंज किया, उन्होंने पुर्तगीज की मोनोपोली को चैलेंज किया। तो इन कंक्लूजन जो है पुर्तगीज का ट्रेड जो है मोनोपोली इंडियन ओशन पर कभी भी पूरा नहीं हो सका। उनकी एफर्ट्स को लिमिट्स का सामना करना पड़ा, बट टू सम एक्सटेंट इन्होंने मोनोपोली एंश्योर करने की बहुत कोशिश की और फायदा भी इनको बहुत हुआ। तो अब इसकी समरी लेते हैं। 1498 में जो है वास्को ड गामा जो है ही रीचेस कैलिकट इनिशिएटिंग द पुर्तगीज इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ट्रेड एंड इन 1502 he introduced the Carter system demanding ships to carry Portuguese
इलस्ट्रेट लेसन्स फॉर द प्रोटेक्शन। अर्ली 1500 में जो है पुर्तगीज ने एनफोर्स किया मोनोपोली और स्पाइसेस, डाइस और बाकी वैल्यूएबल गुड्स पे। मिड 15th सेंचुरी में क्या हमें देखने को मिलता है दैट पुर्तगीज फेल टू फुली कंट्रोल ट्रेड इन इंडियन ओशन विद इंडियन रूलर्स एंड फॉरेन मर्चेंट्स, ओके, कंटिन्यूइंग देयर ट्रेड। लेट 15th सेंचुरी में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, यूरोपियन पावर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, डच और इंग्लिश, इसकी वजह से जो पुर्तगीज की डोमिनेंस थी वो वीक हो गई। और 16th सेंचुरी में डिस्पाइट ब्रिंगिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ स्पाइसेस टू यूरोप, पुर्तगीज कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो ये टाइमलाइन आपको इस कॉम्प्लेक्स ट्रेड सिस्टम और पुर्तगीज के इम्पैक्ट को समझने में मदद करेगा, जो मैंने आपको अभी बोला। ओके, तो ये सब पुर्तगीज के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं पुर्तगीज की सिग्निफिकेंस क्या थी इंडिया और एशिया में। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया एंड एशिया। तो पहले ही इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। लिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल, पुर्तगीज के पास जो है इतनी तादाद में लोग नहीं थे कि वो इंडिया में किसी बड़े इलाके को कैप्चर कर सके या उसको अपने कंट्रोल में रख सके, इसलिए उन्होंने अपने कंट्रोल को छोटे आइलैंड्स, कोस्टल फोर्ट्स तक सीमित रखा। गोवा जो एक गवर्नमेंट का सेंटर था, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कल्चरल और रिलीजियस इंपैक्ट इनकी वजह से पड़ा, हमें मिक्सड मैरिजेस और इंडो पुर्तगीज सोसाइटी देखने को मिलती है। पुर्तगीज ने जो है मिक्सड मैरिजेस को एनकरेज किया, जिसके नतीजे में जो है इंडो पुर्तगीज सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन पुर्तगीज सोसाइटी और गवर्नमेंट रिजिड और रेशियल लाइन्स पे ऑर्गेनाइजर थी, जिसमें जो है पूरे पुर्तगीज ऑरिजिन वाले लोग सोसाइटी के हेड पर थे और मिक्सड ऑरिजिन वाले नीचे थे। टेक्नोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशंस इनकी वजह से देखने को मिलती है। पुर्तगीज ने जो है नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की, जैसे शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, वेस्टर्न स्टाइल शिप को ज्यादा हैवी जो है आर्मामेंट कैरी कर सकती थी। तो इसके अलावा जो है मिलिट्री इनोवेशंस भी, जैसे बॉडी आर्मर और बाकी जो गन्स जो है उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत इंट्रोडक्शन उन्होंने यहाँ किया। पुर्तगीज ने इंडिया में काफी नए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे मेज, पोटैटोज, टबैको, कैशू। तो ये सब जो है चीजें इंडियन रूरल इकोनॉमी में आई और फार्मर्स ने इनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता था। पुर्तगीज ने जो है इंडिया के ट्रेड लिंक्स को जापान, फिलीपींस, लेटिन अमेरिका तक एक्सपेंड किया। इन्होंने गोवा में जो है अपने कॉइन्स जो है, जिनको क्रूज़ाडो कहा जाता था, इंट्रोड्यूस किया, जो विजयनगर और बहमनी किंगडम्स में भी एक्सेप्ट हुए। उन्होंने जो है आर्ट, म्यूजिक और यूरोपियन कल्चर को इंडिया तक पहुंचाया। रिलीजियस और कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है हमें। पुर्तगीज मिशनरीज ने इंडिया में जो है आर्ट, म्यूजिक, स्कल्पचर को प्रमोशन किया। इसके अलावा पुर्तगीज आर्ट और म्यूजिक को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम भी इन्हीं मिशनरीज ने किया। तो उसके बाद पुर्तगाल का डिक्लाइन हो गया, तो हमें जो है उसके साथ फिर जो है कमजोरी इनकी देखी गई, तो फिर इनका डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन क्या हुआ कि कमर्शियल इन्फ्लुएंस कम हो गया इनका 18th सेंचुरी तक। तो पुर्तगीज का जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था इंडिया में कम हो गया, तो कुछ लोग अपने इंडिविजुअल ट्रेड में लग गए, काफी पायरेसी और रॉबरी में भी इन्वॉल्व हो गए। वैसे ही हमें देखने को मिलता है इनके डिक्लाइन में कि मराठा और मुगल नेबर्स का उभरना हमें देखने को मिलता है कि पुर्तगीज को अपने नेबर्स जैसे मराठास, मुगल्स से काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। मराठास ने 1739 में जो है सैलसेट और बैसाइन को पुर्तगीज से जीत लिया, जो उनके लिए एक बड़ा ब्लो था। वैसे ही हमें पुर्तगीज की रिलीजियस पॉलिसीज, खासतौर पर जो है उनके जो है कन्वर्जन एक्टिविटीज ने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच उनका दुश्मन बना दिया था। इसने जो है पॉलिटिकल फियर्स भी इसकी वजह से इमर्ज हो गए। वैसे ही डच और इंग्लिश का कंपटीशन था। जैसे जैसे डच और इंग्लिश ने पुर्तगीज की सी रूट और ट्रेडिंग स्किल्स सीख ली, उन्होंने पुर्तगीज को मोनोपोली को तोड़ दिया। ओके, इन दोनों ने, डच और इंग्लिश ने, पुर्तगीज को अपने पावरफुल रिसोर्सेज और एक्सपेंशनिस्ट नेचर के साथ हरा दिया। वैसे ही पुर्तगाल का फोकस ब्राजील की डिस्कवरी पर बदल गया, जिसकी वजह से उनका इंडिया में इन्फ्लुएंस कम हो गया। और गोवा जो पुर्तगीज का लास्ट जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था। जब विजयनगर एम्पायर गिर गया तो गोवा की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। तो ये सब हमने डिस्कस किया। तो पुर्तगीज में आज के लिए इतना ही। बाकी आप इसको ये कीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, वैल्यू एडिशन नोटिस से। तो पुर्तगीज को हमने आज डिस्कस किया। कल हम बाकी जो कंपनीज यहाँ पे आई उनके बारे में हम देखेंगे। ये था पुर्तगीज का यहाँ पे आना, फिर हम डच को देखेंगे और फ्रेंच को देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे और आगे जाके फिर कर्नाटक वार्स को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड लक।